दिस इज़ जुनैद काशिफ, योर हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। सो इस वीडियो में हम थोड़े से 4 मार्कर्स डिस्कस करेंगे बेटा कल के मॉक के लिए, कि आपके सेक्शन 3 के जो थोड़े से 4 मार्कर्स हैं उनमें कुछ मसला हो रहा था, तो वो मैं क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, साथ में आपने जो मैंने PDF भेजा है उसको बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, एक एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, किसी एक क्वेश्चन को भी आपने नहीं छोड़ना है उसमें। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 3 के हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द रेडक्लिफ अवार्ड। ठीक है, तो रेडक्लिफ अवार्ड में आप बताएंगे कि रेडक्लिफ अवार्ड अगस्त 16, 1947 को अनाउंस किया गया था, जिसको हेड कर रहे थे सर साइरल रेडक्लिफ। इनका काम ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर्स को डिसाइड करना। तो इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ उनको दे दिए थे हिंदूज़ को। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना पार्टीशन का प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ था। सही। कनाल वाटर डिस्प्यूट, आपको पता है कि पाकिस्तान का पानी आता था फ़िरोज़पुर से, और फ़िरोज़पुर का एरिया आप किसके पास चला गया था बेटा, इंडिया के पास चला गया था, और इंडिया ने हमारा पानी क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से फिर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसकी मदद से पानी के जो रिवर्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए थे। रेफ्यूजी क्राइसिस, आपको पता है कि जब अनफेयर रेडक्लिफ अवार्ड हुआ था तो मिलियंस ऑफ मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान माइग्रेट करके आ गए थे, जिसकी वजह से 20 मिलियन लोग जो है ना बेटा वो क्या हो गए थे, होमलेस हो गए थे, और वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड कम्युनल क्लैशेस शुरू हो गए थे। ठीक है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से अप टू 1 मिलियन पीपल जो है ना वो मर गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या हुए भाई 54-55 के। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा एंड गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बोगरा sought to curtail गुलाम extensive power by introducing an amendment to the government of act। याद है ये बोगरा USA गया और वो पीछे से उसकी पावर कट ऑफ करने की कोशिश की, तो ये वो वाला मामला। ठीक है, तो गुलाम ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई और बोगरा की सारी असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। ठीक है, और फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने इन पे केस किया था, तो वो आपने पूरा नहीं लिखना, बस 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स आप कोई भी लिख देंगे। 1 यूनिट स्कीम क्या थी बेटा, 1 यूनिट स्कीम अगर आपको याद हो तो इसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम इस तरह से कुछ उन्होंने बोला था कि मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बोला कि आज से जितने प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड NWFP, तो इन सब को मिला के हम चारों को क्या बोलेंगे आज से बेटा, वेस्ट पाकिस्तान बोलेंगे। ठीक है, और जो आपकी 10 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। ठीक है, 10 प्रिंसली स्टेट्स भी इसमें शामिल होंगी, और जो बंगाल है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सिर्फ 2 प्रोविंसेस कर दिए थे, तो इन्होंने बोला कि भाई देयरफॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोविंसेस फ्रॉम 4 to 2। ठीक है, सो 2 प्रोविंसेस टोटल बन गए थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इससे हो क्या रहा था बेटा, इससे हो ये रहा था कि आपस में यूनिटी बढ़ रही थी, संभालना आसान हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो रही थी। ठीक है, अच्छा भाई शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे, याद है, अवामी लीग के सरबरा। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग था। ठीक है, सो शेख मुजीबुर रहमान एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान से। ठीक है, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की सेल्फ गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और अवामी लीग को भी फाइंड किया 1949 में। थ्रू आउट द 1960s मुजीब लेड द अवामी लीग बिकमिंग अ सिंबल ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। तो बंगालियों की आवाज़ बन गए थे ये एक तरह से। ठीक है, बंगालियों की पहचान बन गए थे मुजीबुर रहमान साहब। 1966 में इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए अपने, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि वाई डिड मुजीब इंट्रोड्यूस 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स क्यों दिए थे। ठीक है, ये इसलिए दिए थे ताकि जितनी भी ईस्ट पाकिस्तान वालों की डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकें। और उसके बाद बांग्लादेश जब 1971 में बना तो ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे बच्चों। ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था, ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज अ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च बाय द पाकिस्तान आर्मी ऑन March 25, 1971। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया था, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में बेसिकली क्या है कि मेजर सिटीज़ पे ऊपर कब्ज़ा करना, और जितनी भी हमारे अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस क्रैकडाउन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई। सही है, इसके बाद इंडिया की मदद से वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हार गई थी और याया खान ने सरेंडर कर दिया था, तो बांग्लादेश फिर फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी उनको March 26, 1971 में। शिमला एग्रीमेंट भुट्टो साहब ने साइन किया था बेटा इंदिरा गांधी के साथ। ठीक है, और इसके अंदर क्या था कि जितने भी कश्मीर के इश्यूज़ हैं वो हम बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो हम आपस में सॉल्व करेंगे, UN में नहीं जाएंगे, और इन रिटर्न आप जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो क्या कर दो बेटा, वापसी कर दो। ठीक है, भुट्टो साहब का डाउनफॉल क्यों हुआ था पावर में से बेटा, सबसे पहले 1977 के इलेक्शन रिग करने का इन पे इल्ज़ाम था। ठीक है,
और पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो थी, जो 7 पार्टीज से मिलके बनी हुई थी, उन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है। नंबर 2 ऑपरेशन फेयर प्ले, ठीक है। और नंबर 3 भुट्टो वॉज आउटसाइडेड इन अ मिलिट्री कूप लेड बाय जनरल ज़ियाउल हक जुलाई 1977 मार्किंग द एंड ऑफ हिज रूल। और नंबर 3 पे आप लिखेंगे कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में क्या लगा दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। अगवान मेरेकल मैंने आपको बताया था क्या हुआ था। जितने भी ज़ियाउल हक ने मैंने आपको उस वक्त बताया था कि अफ़गान और यूएसएसआर की क्या चल रही थी बेटा, जंग चल रही थी। अफ़गान और यूएसएसआर की क्या चल रही थी, जंग चल रही थी, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक ने मुस्लिम कंट्रीज़ का सपोर्ट लेने के लिए किसकी मदद की, अफ़गानियों की मदद की, और अफ़गानियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त की। तो जो ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए, तो इसकी वजह से बेटा ड्रग्स का कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, ठीक है। हदूद ऑर्डिनेंस ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था स्टार्ट। So the Hudud ordinances were introduced as part of a general Ziaul Haq Islamization policies। तो जितनी भी उन्होंने Islamization policies निकाली थी, उसमें से जो है ना हदूद ordinance एक था। After he came to power in 1977, these ordinances implemented Islamic laws and prescribed severe punishment for crimes such as theft, adultery, zina, false accusation of adultery and consumption of alcohol, ठीक है। तो इन्होंने इन हदूद ordinance में क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि लोगों को सीवियर पनिशमेंट्स दी जाएंगी। किन लोगों को, जो चोरी करता है, जो जिना करता है, एडल्ट्री करता है, जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर एडल्ट्री का कस्ब, इसके ऊपर इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लगाया था, कानून शहादत, याद है। एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, अगर कोई एल्कोहल पीता, ठीक है। दे वर क्रिटिसाइज फॉर देयर हार्श पेनल्टीज विच इंक्लूडेड फ्लॉगिंग्स एंड स्टोनिंग्स, ठीक है। तो इनको क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया गया, क्योंकि अगर ये काम आप कर रहे थे तो उस पर सज़ाएँ जो थी वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया लॉ थी। स्टोनिंग करना, ठीक है, उन पर कंकर मारना। Additionally, Zia implemented the Zakat and Ushar ordinance imposing a 2.5 tax on wealth and 5% on agriculture income, ठीक है। तो ज़कात उशर ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि आपने जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर 5% टैक्स देना, और नॉर्मल ज़कात होता है आपकी वेल्थ का 2.5% टैक्स देना, ठीक है। 8th अमेंडमेंट क्या थी बेटा, 8th अमेंडमेंट ये थी कि प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकता है बेटा, डिसमिस कर सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जनरल ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस की थी, जनरल ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस की थी 1985 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक्सटेंसिव पावर दे दी थी प्रेसिडेंट को कि वो पीएम को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, और पीएम की पूरी असेंबली को भी क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल रूल जो है ना वो शुरू हो गया था, सही है। पक्का किला मैसेकर क्या था बेटा, बेसिकली पक्का किला मैसेकर जो है 1990 में हुआ था हैदराबाद पाकिस्तान में, वेयर अराउंड 40 सपोर्टर्स ऑफ द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो MK में अल्ताफ़ भाई की पार्टी, उनको मार दिया गया था, ठीक है। ड्यूरिंग द इंसिडेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन रिपोर्टेडली यूज्ड कॉपीज़ ऑफ द होली कुरान टू शील्ड देमसेल्फ। तो औरतों और बच्चों ने कुरान की कॉपीज़ अपने सरों पर रख दी थी कि हमें ना मारा जाए, ठीक है। तो इस इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। सो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को क्या कर दिया था, 1990 में डिसमिस कर दिया था, क्योंकि बेनज़ीर की जो पार्टी थी पीपल्स पार्टी, उन्होंने ही MKM पे अटैक किया था। What problems did नवाज शरीफ फेस इन द 1990s, क्या क्या इनको मुश्किलात फेस करना पड़ी। सबसे पहले इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ठीक है। नंबर 2, शरीफ साहब ने इकनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है, और रिलीजियस पॉलिसीज़ के साथ मिक्स किया, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसिज्म मिला। इंटरनल टेंशंस विद द कंट्री, फर्दरमोर पाकिस्तान लॉस्ट फाइनेंशियल एड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था बेटा, क्योंकि इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम की टेस्टिंग शुरू की थी, इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें एड देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो को क्या क्या परेशानियाँ आई। बेनज़ीर भुट्टो ड्यूरिंग अ टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कन्फ्रंटेड सेवरल डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे कि नवाज शरीफ से अपोजिशन मिला इनको, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान से इनकी लड़ाई थी, ठीक है। उसके बाद भुट्टो के ऊपर इल्ज़ाम लगे इनके हस्बैंड की वजह से, आसिफ अली जरदारी की वजह से, करप्शन के, जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन डोमेस्टिकली पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। और पक्का किला मैसेकर की वजह से फर्दर जो है ना इनकी गवर्नमेंट की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल क्या था, मैंने आपको बताया था नवाज शरीफ के दौर में कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर इन सोसाइटीज़ ने लोगों से डिपॉजिट किए थे, ठीक है, और ये बोला था कि हम आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे देंगे। लेकिन हुआ क्या
कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने पैसे खा लिए सारे के सारे, और नवाज़ शरीफ की फैमिली के पास ही सारा का सारा पैसा चला गया था। बहुत बड़ी करप्शन हुई थी, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख डिपॉजिटर्स ने जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है ना खो दी थी, ठीक है। सीटो क्या था बेटा? बेसिकली सीटो था द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द मनीला पैक्ट, वॉज एन इंटरनेशनल डिफेंस अलायंस फॉर्म्ड इन 1954, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस थी, अलायंस मतलब कि एक ग्रुप था, दोस्ती की शुरुआत थी 1954 में हुई थी। C2 एम टू रिजल्ट कम्युनिज्म एक्सपेंशन इन साउथ एशिया एंड द पैसिफिक रीजन विद मेंबर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड द फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ का एक अलायंस बन गया था। Pakistan's participation in CETO aligned closely with the United States during the Cold War was viewed with skepticism by other Muslim majority nations as it contradicted the principles of non-alignment of solidarity among Islamic countries, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब सीटो ज्वाइन कर लिया था, सीटो बेसिकली यूएसए की एक ग्रुप था, ठीक है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना छोड़ दिया था। मुस्लिम कंट्रीज़ ने बोला कि भाई आप तो इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे दूर जा रहे हैं, आप तो यूएसए की जो है ना अपने पार्टी ज्वाइन कर लिए। सेंटो क्या था बेटा? सेंटो फॉर बेसिकली सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, वो 1955 में फॉर्म हुआ था बिटवीन टर्की, इराक, पाकिस्तान, ईरान एंड यूनाइटेड किंगडम। मतलब ये जो पैक्ट था ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में था, ठीक है। ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज़ थी इसके अंदर, और सीटों के अंदर जो थी वो यूएसए था, तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ थी, सही। Its primary purpose was to establish a collective defense arrangement against the spread of communism in the Middle East and South Asia, ठीक है। जो लड़ाइयाँ झगड़ी चल रहे थे, कम्युनिज़म चल रहा था, उन सबको ठीक करने के लिए ये फॉर्म किया गया था। आफ्टर इराक़ विड्रॉल इन 1955 द पैक्ट वॉज रीनेम्ड सेंटो, ठीक है। तो इराक़ जब चला गया था तो इसको हमने सेंटो बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन 1979 में ये ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि हर कंट्री अपनी अलग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट चाहती थी, मतलब हर कंट्री अपने अलग एक प्लानिंग से चलती थी, ठीक है। तो कोई किसी की प्लानिंग पे चलना नहीं चाहता था। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो था, इसने बोला कि आज से पाकिस्तान को हम बोलेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हो गया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास पोजीशन थी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। और प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए, प्रेसिडेंट 40 साल से ऊपर होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होंगी, ठीक है, कुछ भी फैसला ले सकता है वो। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आया था प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जिसमें इन्होंने बोला था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों क्या होने चाहिए? मुसलमान होने चाहिए, ठीक है। और आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आने की इजाज़त नहीं होगी। What was the पश्तूनिस्तान इशू? तो पश्तूनिस्तान इशू क्या था? बेसिकली द पश्तूनिस्तान इशू emerged post independence when some residents of the northwest frontier province in Pakistan expressed a desire for the region to be a part of Afghanistan, ठीक है। NWFP के जितने भी पठान हैं एकदम से उनको दौरा पड़ा और उन्होंने बोला कि आज से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो NWFP है, कोयटा वाला जितना भी इलाका है, वो अफगानिस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। They argued that the historical boundaries were unfairly drawn during अहमद शाह दुरानी's reign, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब ये बाउंड्री बनी थी अहमद शाह दुरानी मुग़ल एरा के टाइम पे, ठीक है, तो हमारे जितने भी एंसेस्ट्रल लैंड्स थे वो सारे ब्रिटिश के पास चले गए थे, ठीक है। तो हमें अब अफगानिस्तान के साथ ज्वाइन होना है क्योंकि हमारे सारे लैंड्स जो हैं वो अफगानिस्तान में। The Red Shirt movement led by Dr. Khan Sahib protested against Pakistan control of the region. Despite effort by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to negotiate with nationalist leaders, the issue remained a continuous point in Pakistan-Afghanistan relation, ठीक है। तो आज तक ये मसला चलता हुआ आ रहा है पख्तूनिस्तान का, कि बलूचिस्तान के भी कितने लोग हैं और कोयटा के भी जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल है इन इलाकों पर। Who was लियाकत अली खान? So लियाकत अली खान बेसिकली कौन थे? He was born in 1895 और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ते थे अलीगढ़ में। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, कायद-ए-आज़म के बहुत क्लोज एसोसिएट थे। इन्होंने पाकिस्तान के अर्ली ईयर्स में बहुत क्रूशल रोल अदा किया, ठीक है। पाकिस्तान में डिप्लोमेसी बनाई, पाकिस्तान में जो है ना सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशंस की, नए रिफॉर्म्स की। इन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया 1950 में ताकि दोनों मुल्कों की माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्ट हो सकें, लेकिन ट्रेजिकली लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया था 1951 में और इनको टाइटल मिला था शहीद मिल्लत, ठीक है।
परोडा क्या था जो इनके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको बोलते थे हम पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। ये बेसिकली ये था, ये करप्शन को ख़त्म करने के लिए दिया गया था कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो कि फ्रॉड, ब्राइबरी, नेपोटिज्म या फिर किसी मिसकंडक्ट में पाया जाता है तो उसे जो है ना जजेस इन्वेस्टिगेट करेंगे, और गवर्नर जनरल में जो जजेस गवर्नर जनरल ने जितने भी जजेस रखे हुए होंगे, अपॉइंट किए हुए होंगे, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उनके ऑफिस का बॉस और जज दोनों मिलके इनको किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। अहमदीज़ का क्या इशूज़ था मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट में? ड्यूरिंग मलिक ग़ुलाम मोहम्मद रूल, प्रोटेस्ट इरप्टेड अगेंस्ट ज़फ़रुल्लाह खान एंड अहमदी सर्विंग इन पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट में ज़फ़रुल्लाह खान जो कि एक अहमदी थे, वो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन जो है ना लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो कोई अहमदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, द प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइड इनटू एंटी अहमदी डेमोन्स्ट्रेशंस लीडिंग टू मार्शल लॉ इन लाहौर एंड लेटर अहमदीज़ बीइंग डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो आर्मी ने कंट्रोल ले लिया था लाहौर पे और अहमदीज़ को बाद में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था। मोहम्मद अली बोगरा साहब कौन थे? मोहम्मद अली बोगरा जो एक फॉर्मर एम्बेसडर थे यूएसए के, वो प्राइम मिनिस्टर बने। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने उन्हें जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाया। इन्होंने पाकिस्तान के टाइज यूएसए के साथ बेहतर किए। ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस को एक सिंगल एंटिटी दी और 1 यूनिट स्कीम को जो है ना बेहतर बनाया। व्हाट वाज एब्डो? इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। सो ये अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली एब्डो, परोडा जो था एब्डो ने उसको रिप्लेस किया था। ठीक है, इट सस्पेंडेड पॉलिटिशियंस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन एंड बेयर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एमिंग टू कंसोलिडेट अयूब खान पावर। इन्होंने बोला कि अगर कोई पॉलिटिशियन भी गिल्टी होगा करप्शन के लिए तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बैन कर दिया जाएगा और उस बंदे को भी बैन कर दिया जाएगा। 1970 में जो बेटा भोला साइक्लोन आया था, मैंने आपको लिखवाया भी था शायद कि भोला साइक्लोन जो आया था ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, सो डिस्क्राइब हाउ द 1970 साइक्लोन अफेक्टेड ईस्ट पाकिस्तान। नवंबर 1970 में एक साइक्लोन ने स्ट्रक किया ईस्ट पाकिस्तान को, जिसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज़, मरे भी लोग और डैमेज भी हुआ। वेस्ट पाकिस्तान स्लो एंड इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, एग्जैजरेटेड टेंशंस। तो वेस्ट वालों ने इतना सपोर्ट नहीं किया उनको, जिसकी वजह से वेस्ट वाले हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और वो और ज़्यादा इस बात पे जो है ना पक्के हो गए थे कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए और बांग्लादेश बनाना। What was the Agartala conspiracy? Agartala conspiracy basically, Agartala conspiracy alleged that Sheikh Mujibur Rahman met with Indira Gandhi and India's RAW at Agartala to plan the separation of East Pakistan. ठीक है, तो जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पे अटैक किया था तो ईस्ट वालों के इसको साथ किसने दिया था? इंडिया ने साथ दिया था। तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी बेसिकली ये थी कि इसमें ये इल्ज़ाम लगा था कि शेख मुजीबुर रहमान इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ मिले थे और इंडिया की जो एजेंसी है रॉ उसके साथ भी मिले थे अगरतला में, ताकि ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को प्लान किया जा सके वेस्ट पाकिस्तान से। ठीक है, अयूब खान अपॉन लर्निंग ऑफ दिस एलिज्ड मीटिंग अरेस्टेड मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो लेकिन एविडेंस नहीं था इतना ज़्यादा, इस वजह से मुजीबुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया था। व्हाट वाज द बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल स्कैंडल? तो मैंने आपको बताया था नवाज शरीफ के दौर में BCCI जो है ना वो बंद हो गया था। So BCCI, founded by Agha Hassan Abidi, was a major international bank that ranked among the world's largest concerns over its financial practices led to an investigation by British accountants। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल बैंक था जो कि दुनिया में बहुत हाईली रैंक बैंक था। तो इसके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि ये जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो इलीगल है, जिसकी वजह से ब्रिटिश अकाउंटेंट्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है BCCI। इसकी वजह से BCCI जो है ना वो शट डाउन हो गया और उनके ऊपर बहुत हैवी फाइन्स लगाए गए थे। और ये जो स्कैंडल हुआ था ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए थे इन्वेस्टर्स को। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट वाज द थॉ? सो फॉलोइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट द USA इंडेक्टेड द प्रेस्लर अमेंडमेंट। प्रेस्लर अमेंडमेंट ने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने हमारी एड सारी की USA ने हमारी सारी एड ख़त्म कर दी थी। ठीक है, सो प्रेसिडेंट क्लिंटन सॉट टू मेंट रिलेशंस एंड एक्नॉलेज द अनफेयरनेस ऑफ द प्रेस्लर अमेंडमेंट। विलियम पेरीज विजिट टू पाकिस्तान मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट वेयर ही एक्नॉलेज द मिस्टेक ऑफ द अमेंडमेंट। ठीक है, तो विलियम पेरी जो थे USA से जो आए थे, वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने बोला कि ये हमसे मिस्टेक हुई है, ये प्रेस्लर अमेंडमेंट इज़ रॉन्ग। सो बेनज़ीर भुट्टो ने जब USA विज़िट किया 1996 में तो ब्राउन अमेंडमेंट पास हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि अब हम आपको F-16 भी देंगे जहाज़। ठीक है, और 388 मिलियन आपको मिलिट्री एड भी देंगे। सिंगलिंग अ थॉ इन रिलेशंस, तो थॉ का मतलब यही होता है कि आपस में रिलेशन USA और हमारे अच्छे हो गए थे। डिस्क्राइब द फैमिली फ्यूड्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टो।
तो बेनज़ीर भुट्टो का जब सेकंड टेन्योर था एज अ प्राइम मिनिस्टर, इनकी मदर जो थी नुसरत भुट्टो, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनका भाई जो है मुर्तज़ा भुट्टो वो पीपीपी को कंट्रोल करेंगे, पीपल्स पार्टी को, लेकिन बेनज़ीर ने इस चीज़ को अपोज़ किया था। सो मुर्तज़ा ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था अल जुल्फ़िकार पार्टी, जो कि बेनज़ीर को एक्यूज़ करती थी धोखाधड़ी करने के लिए, ठीक है। टेंशन्स आपस में बढ़ गई जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो है पाकिस्तान आए और उन्हें इनके घर के बाहर जो है ना सिंध पुलिस ने गोलियां मार दी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जरदारी साहब ने मारी थी। व्हाट वाज द लाहौर डिक्लेरेशन? सो लाहौर डिक्लेरेशन बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ इंडिया के बीच में। तो इस एग्रीमेंट में ये था कि आपस में रिलेशंस अच्छे होंगे दोनों कंट्रीज़ के, और एज द रिज़ल्ट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन एक बस सर्विस भी शुरू हो गई थी अमृतसर से लेके पाकिस्तान तक, ताकि लोग जो हैं इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया साइमल्टेनियसली सफ़र कर पाएँ। ताशकंद ट्रीटी मैंने आपको बताया था, एक 1965 की वॉर में रशिया की वजह से ताशकंद ट्रीटी एक सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर जो है ना वो रोक दी गई थी। कराकोरम हाईवे क्या है भाई? कराकोरम हाईवे इज़ एन 800 माइल लॉन्ग नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड इन 1966, जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। ये बहुत क्रूशल रोल अदा करता है ट्रेड में, ठीक है, रिलेशंस में दोनों कंट्रीज़ के। सिल्क रोड के ऊपर ये बना हुआ है और ये हाईवे इज़ नोन फॉर इट्स चैलेंजिंग टेरेन। मैनी वर्कर्स रिपोर्टेडली लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। तो बहुत ख़तरनाक किस्म की इसकी टेरेन है, शार्प टर्न्स है, बहुत हाइट पे है, ठीक है। और कराकोरम हाईवे जो है पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप का एक क्या है बेटा, सिंबल है। व्हाट इज़ द तुरंत लाइन? तुरंत लाइन बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि 1640 माइल्स के ऊपर स्ट्रेच होता है। सर मॉर्टिमर दुरंत ने इसको स्ट्रेच किया था ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947, अफगानिस्तान डिस्प्यूटेड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान दैट फेल अलोंग द दुरंत लाइन। दिस डिस्प्यूट इनिशियली स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये दुरंत लाइन के उस तरफ बलूचिस्तान और NWFP का थोड़ा सा हिस्सा आ गया था, इस वजह से वो बलूचिस्तान और NWFP वाले बोलते थे कि हमें अफगानिस्तान ज्वाइन करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द RCD? तो RCD क्या था? रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये अयूब खान के दौर में साइन किया गया था। RCD हाईवे इज़ अ सिग्निफिकेंट रोड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद ईरान एंड टर्की, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ पा रही थी, रिलेशंस अच्छे हो रहे थे मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो's पॉलिटिकल करियर। तो मोहम्मद खान जुनेजो जो है ना बेसिकली ज़िया-उल हक के साथ एसोसिएटेड थे, और ज़िया-उल हक ने इनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया था 1985 में। जुनेजो ने जो है ना मुस्लिम लीग पार्टी बनाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया, और इनके जो मेजर एक्शंस हैं वो ये है, जो ओजरी कैंप डिज़ास्टर हुआ था उनकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी, जिसमें इन्होंने आर्मी वालों को गिल्टी करार दिया था और ज़िया-उल हक ने इनको पर निकाल दिया था। डिस्क्राइब द क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑफ 1987 बेटा। सो क्रिकेट डिप्लोमेसी बेसिकली क्या थी? द क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑफ 1987 involved a notable movement in Pakistan-India relation when President Zia-ul Haq attended a cricket test match between the two countries। ज़िया-उल हक ने जाके इंडिया में एक टेस्ट मैच अटेंड किया, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ मिले। तो ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने ली ताकि डिस्कस की जा सकें इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान डेजर्ट दैट वर कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड सा एक डिप्लोमेटिक इनकाउंटर था क्रिकेट मैच में, तो इसकी वजह से रिलेशंस जो है ना थोड़े बहुत क्या हो गए थे, बेहतर हो गए थे। ओके, हम आगे चल रहे हैं। हु वाज फातिमा जिन्ना? फातिमा जिन्ना कौन थी बेटा? फातिमा जिन्ना जो है ना यंगर सिस्टर थी मोहम्मद अली जिन्ना की। इन्होंने जो है ना अपने भाई को बहुत सपोर्ट किया पूरे पॉलिटिकल करियर में, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। 1965 में फातिमा जिन्ना ने जो है ना अयूब खान को बहुत अपोज भी किया था, ठीक है। सी इज़ रिवर्स एट द खातून पाकिस्तान। खातून पाकिस्तान बोलते हैं इनको, एंड मादरी मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन, इनको टाइटल दिया गया था बेटा। OIC क्या था? OIC था बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स formed in 1969. Though OIC aims to promote solidarity among Muslim countries, आपस में इत्तेहाद बढ़ाने के लिए, आपस में जो है ना कनेक्शन बढ़ाने के लिए, और आपस में एक दूसरे की वैल्यूज़ को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहली मीटिंग जो OIC की है वो मोरक्को में हेल्ड हुई थी, जिसमें जो है ना 24 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस के लोग आए थे, पाकिस्तान भी इसमें था, ठीक है। What was the security of 10-year scheme?
सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर स्कीम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है ना अपने टेन्योर में एज अ प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें इन्होंने बोला था भुट्टो एम टू प्रोटेक्ट टेनेंट फार्मर्स बाय गिविंग देम द फर्स्ट राइट ऑफ परचेज। ठीक है, कि अगर आपने अपनी ज़मीन बेचनी है और अभी किसी को किराए पे दी हुई है तो आपका जो टेनेंट है उसका फर्स्ट राइट ऑफ परचेज है। पहले आप उससे पूछोगे, अगर वो मना कर दे तो आप बेच सकते हो, वरना पहले आपने उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्राइब द ज़कात ऑर्डिनेंस, तो इन्होंने ज़कात ऑर्डिनेंस किया था ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस, जिसमें इन्होंने बोला कि 2.5% ज़कात आपने अपनी टोटल वेल्थ पे देनी है, 5% जो है ना आपने अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे देनी है। ठीक है, ये इसलिए किया था कि भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उन तक ज़कात पहुँच पाए। और उन्होंने बोला था कि फ़र्स्ट रमज़ान को ऑटोमेटिकली सबके बैंक अकाउंट से ज़कात कट जाएगी, लेकिन शिया साइड ने इसको अन इस्लामिक क्लेम किया था। बेटा डिस्क्राइब जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ हेल्थ रिफॉर्म ऑफ 1972। सो इन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाए थे और बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए थे विलेजेस में, ताकि मेडिकल सर्विसेज उन लोगों को ऑफ़र हो पाएँ। ठीक है, और डॉक्टर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग करवाई थी। सही है। और एडिशनली स्टॉप द सेल ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ताकि महंगी दवाइयाँ ना बिक पाएँ, कंपनी के नाम पे ना बिक पाएँ, फार्मूला के नाम पे बिक पाएँ। डिस्क्राइब जनरल परवेज़ मुशर्रफ राइज टू पावर इन 1999। बेटा तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान का कंट्रोल लिया, एक मिलिट्री टेक ओवर किया। ठीक है, इनके दरमियान टेंशन बढ़ गई थी नवाज शरीफ और इनके दरमियान ओवर डिसएग्रीमेंट अबाउट हैंडलिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। वह नवाज शरीफ ट्राइड टू रिमूव मुशर्रफ एस आर्मी चीफ, वो मैंने आपको बताया था कि वो जहाज़ पे थे और नवाज शरीफ ने ट्राई किया था कि इनका प्लेन ना लैंड हो पाए, लेकिन आर्मी ने पूरा कराची एयरपोर्ट को कंट्रोल लिया था और मुशर्रफ साहब ने माशाल्लाह लगा दिया था। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो सियाचिन ग्लेशियर हिमालयाज़ में है, जिसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। पाकिस्तान ने डिस्कवर किए थे कि वहाँ पे भाई कुछ इंडियन ट्रूप्स खड़े हुए हैं और पाकिस्तान ने अपने भी ट्रूप्स भेजे वहाँ पे, ताकि जो है ना हमारी जगह जो है ना वो सेफ़ हो पाए। डिस्पाइट टॉक सिंस 1989 इंक्लूडिंग यूएन इन्वॉल्वमेंट, तो यूएन की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी नो एग्रीमेंट वॉज रीच्ड ऑन हु कंट्रोल्स द ग्लेशियर। तो आज भी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बेटा सियाचिन ग्लेशियर, इसको कोई क्लेम नहीं कर पाया कि ये किसकी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, सो 1999 में मुस्लिम कश्मीरी फाइटर्स बैक्ड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री इंडियन कंट्रोल कारगिल और द्रास के रीजन में घुस गए थे। पाकिस्तान ने पहले बोला कि नहीं भाई हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, हमने कोई बंदे नहीं भेजे थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया था कि हम जो है ना इन फाइटर्स को जो है ना सपोर्ट कर रहे थे। इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया था विद अ मिलिट्री ऑपरेशन टू रिक्लेम दिस एरियाज। तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब इंडियन प्लेन्स ने पाकिस्तान एयर स्पेस एंटर की थी, जिसकी वजह से जो है ना क्लैशेस बढ़े और पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन का प्लेन जो है ना वो शॉट डाउन कर दिया था। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यूएस ज़्यादातर में प्रेशर कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस कारगिल के रीजन से वापसी बुलवा ली थी। हाउ डिड अयूब खान अचीव पावर। तो अयूब खान साहब ने पावर में कैसे आए वो। अयूब खान सीज पावर इन पाकिस्तान in 1958 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब आपको पता होगा सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा साहब मदद मांगने के लिए अयूब खान के पास गए थे और अयूब खान ने 1958 में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे पाकिस्तान के। डिस्क्राइब पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन द U2 क्राइसिस। सो 1960 में पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ U2 क्राइसिस में, जब एक US स्पाई प्लेन वो शॉट डाउन ओवर द सोवियत यूनियन, रशिया के ऊपर शॉट डाउन किया गया। द फ्लाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ US एयरबेस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो हुआ क्या था कि एक US एयरप्लेन पाकिस्तान में एक US की एयरबेस थी पाकिस्तान में, वहाँ से उसने टेक ऑफ किया और रशिया गया स्पाई मिशन के ऊपर। तो रशिया वालों ने उनके प्लेन को US के प्लेन को गिरा दिया। अब रशिया वालों ने देखा कि ये प्लेन कहाँ से टेक ऑफ किया था, तो पता लगा कि पाकिस्तान से टेक ऑफ किया था। तो रशिया वालों ने सारा इल्ज़ाम किस पे लगा दिया, पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान को पता भी नहीं था कि US ने अपनी बेस से प्लेन उड़ाया और ये स्पाई मिशन पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन इससे क्या हो गए थे, ख़राब हो गए थे। दिस इंसिडेंट स्ट्रेन्ड पाकिस्तान रिलेशन विद बोथ द USA एंड USSR, लीडिंग पाकिस्तान टू डिमांड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फ्यूचर US ऑपरेशन फ्रॉम इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने US को भी बहुत ज़्यादा डांटा था कि भाई आपने हमारे बेस से जहाज़ उड़ा लिया, हमें बताया भी नहीं, और आप रशिया में जाके क्या कर रहे हो, स्पाई कर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेक्शन 3 के जितने भी क्वेश्चंस था बेटा उनका एंड हो गया। यहाँ पे आपके सेक्शन 3 के सारे क्वेश्चंस का एंड हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ आपको सेक्शन 2 और 1 के क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ ताकि वहाँ से भी आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, डायरकी सिस्टम क्या था आपको पता है बेटा।
मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, जिसमें पावर्स ट्रांसफ़र की थी, एक थे रिवर्स सब्जेक्ट और एक थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। तो ट्रांसफ़र वो थे जो कि इंडियंस को दे दिए गए थे, रिजर्व वो थे जो कि ब्रिटिश ने अपने पास रखे थे, सारी लॉ चेंजिंग पावर्स, जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, सब चीज़ें, ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था अगस्त 15 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश इंडिया जो है ना अब 2 स्टेट्स में बढ़ जाएगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया में, ठीक है। रेड क्लिफ अवार्ड मैंने आपको बता दिया। वेयर डिड द नेम पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम? तो पाकिस्तान का नाम कहाँ से बना था बेटा? द नेम पाकिस्तान वॉज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली इन हिज 1933 पैम्फलेट नाउ और नेवर, वेयर ही एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने बोला था चौधरी रहमत अली साहब ने कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, उसका नाम होगा पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ना वर्ड वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और इन्होंने बोला था मुस्लिम मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है पंजाब, अफ़गानिस्तान, NWFP, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन सबको मिला के पाकिस्तान बना दिया जाए। चौधरी रहमत अली ख़ुद कौन थे? चौधरी रहमत अली बेसिकली एक प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने पाकिस्तान के एक सेपरेट मुस्लिम्स के एक सेपरेट स्टेट का लिए एडवोकेट किया था। इन 1933 इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम प्रपोज़ किया था, ठीक है। डॉक्टर इलामा इकबाल साहब कौन थे? डॉक्टर इलामा इकबाल साहब एक बहुत बड़े पोएट थे, फ़िलासफ़र थे, पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। इनकी 2 नेशन थ्योरी की वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में पहली दफ़ा एक आइडिया दिया था कि पाकिस्तान एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। 1938 में पास अवे हो गए थे और बादशाही मॉस्क के बाद जो है ना इनकी कब्र है लाहौर में। 3 जून प्लान क्या था बेसिकली? तो 3 जून प्लान लॉर्ड माउंटबेटन ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि ब्रिटिश जो है ना आराम से इंडिया से विड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी बेटा कि 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगी, इंडिया और पाकिस्तान, और इन प्रोविंसेस के पास चॉइस होगा, कुछ प्रोविंसेस के पास चॉइस होगी कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, और जब तक पाकिस्तान का लॉ नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉलो होगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था और इसकी वजह से पार्टीशन हो गया था ब्रिटिश इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान में अगस्त 14 1947 को। व्हाट वाज द डायरेक्ट एक्शन डे? तो डायरेक्ट एक्शन डे बेसिकली अगस्त 16 1946 को हुआ था, जब मोहम्मद अली जिन्ना, लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, टू डेमोस्ट्रेट सपोर्ट फॉर द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। द डे वाज इंटेंडेड एज अ पीसफुल डेमोस्ट्रेशन टू शो मुस्लिम्स थ्रेट। तो मुसलमान एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस इवेंट ने एक वायलेंट टर्न लिया। इसको हम बोलते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग, जब कम्यूनल राइट्स की वजह से 4000 लोग जो है ना वो मर गए थे कलकत्ता में, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था जिसमें इन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान तो नहीं बनाएंगे लेकिन ब्रिटिश इंडिया को 3 जोन में डिवाइड कर देते हैं, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी और ब्रिटिश मेजॉरिटी, जिसे मिक्स एरिया कहते हैं, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी भाई? शिमला कॉन्फ्रेंस बेसिकली 1945 में लॉर्ड वेविल ने की थी, जिसमें इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जितने भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि मुसलमानों और हिंदूज़ की गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में जो वक्ती गवर्नमेंट है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, with the Congress suggesting the nomination of 1 Muslim member. However, Jinnah and Muslim League rejected this proposal, asserting their demand for separate electorates and adequate representation of Muslim. तो जिन्ना साहब ने ये रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना साहब ने बोला इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट भी होंगे और हमारी रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगी। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आपको पता है कि महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था 1942 में, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश को बोला था कि आप अभी के अभी इमीडिएटली इंडिया छोड़ के चले जाएं, ठीक है। और ब्रिटिश ने इनके ऊपर अटैक किया था, इनके सारे लीडर्स को जो है ना अरेस्ट कर दिया था। व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन? सो बेसिकली क्रिप्स मिशन 1942 में अनाउंस किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स की तरफ से, जिसमें क्रिप्स मिशन ने इंडियंस को ऑफ़र किया था कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपके लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, आपके लिए नए इलेक्शंस करवा देंगे, लेकिन ये सब आफ्टर द वॉर, पहले आप हमारी वॉर में मदद कर दें, ठीक है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि ये बाद में हमारी बातें नहीं मानेंगे, और गांधी ने इसको बोल दिया था बेटा एज अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था? बेसिकली जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी 1937 से लेकर 39 तक, सो दिसंबर 22 को जिन्ना साहब ने डे ऑफ डिलीवरेंस अनाउंस किया। मुसलमानों ने इसको सेलिब्रेट किया क्योंकि कांग्रेस ने गवर्नमेंट से बेटा क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने थैंक्स गिविंग प्रेयर भी अदा किए थे।
वर्धा स्कीम आपको पता है क्या थी? इसमें इन्होंने बोला था कि हिंदी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज होगी स्कूल्स की, और स्पिनिंग ऑफ कॉटन बाय हैंड होगा, ठीक है, और गांधी की पिक्चर के सामने आपको बॉव करना पड़ेगा, सही है, और नो रिलीजियस एजुकेशन इन स्कूल्स होगी, आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते स्कूल्स में। कम्युनल अवार्ड बेसिकली क्या था? कम्युनल अवार्ड, इस पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनल अवार्ड 1982 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने साइन किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिलेंगे और उनकी उस रिज़र्व सीट्स भी मिलेंगी, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, सबसे हैं। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपोज़ किया था, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बोला था कि इससे यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, आपस में सबकी क्या ख़त्म हो जाएगी? यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। नेहरू रिपोर्ट क्या थी बेसिकली? तो नेहरू रिपोर्ट ने कुछ पॉइंट्स थे जो कि कायद आज़म ने रिजेक्ट किए थे, और कायद आज़म ने फिर कुछ अमेंडमेंट्स की थी उसके अंदर, जो कि नेहरू साहब ने क्या कर दी थी? रिजेक्ट कर दी थी। साइमन कमीशन हुआ था, गो साइमन के नारे लगाए थे, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है। साइमन रिपोर्ट में बोला गया था कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, डायरकी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, सिंध बॉम्बे से सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट इंडियंस ने रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि इसके अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। साइमन कमीशन क्या था? 7 मेंबर कमीशन भेजा था जॉन साइमन को लेके कि मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फेल हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट रिफॉर्म्स क्या किए जाएँ। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला था और लोगों ने गो साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। इलाहाबाद में क्या हुआ था 1930 में? इलाहाबाद एड्रेस में बेटा अल्लामा इकबाल ने आर्ग्यू किया था कि इस्लाम जो है ना एक यूनिफाइंग फोर्स है मुस्लिम्स के लिए, और मुसलमानों के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए, और पंजाब NWFP बलूचिस्तान और सिंध को सेपरेट करके एक सेपरेट प्रोविंस बना देना चाहिए। दिल्ली प्रपोजल्स क्या थे 1927 के? 1927 में ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना कन्वेड एंड पुट फॉरवर्ड द दिल्ली प्रपोजल। सो इन दिल्ली प्रपोजल्स में क्या था कि मुसलमानों ने बोला कि हम अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देंगे अगर आप हमें 1/3 सीट्स दे दो काउंसिल में, ठीक है, और आप सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दो, और बलूचिस्तान और NWFP में जो है ना रिफॉर्म्स ले आओ, हमारी सीट्स जो है ना वो पंजाब और बंगाल में बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, क्योंकि पंजाब और बंगाल में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। चौरा चौरी इंसिडेंट क्या था? बेसिकली चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश, एक गाँव है वहाँ पर, कि कुछ मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट के खिलाफत बचाने के लिए, तो इन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे जो है ना अटैक किया, और 21 और 22 कहीं पे लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर्स, 21 भी लिख सकते हैं, 22 भी पुलिस ऑफिसर्स जो है ना इन्होंने मार दिए थे, जिसकी वजह से गांधी ने हमें सपोर्ट करना छोड़ दिया था। मोपला अपराइजिंग क्या थी बेसिकली? मोपला अपराइजिंग भी एक फेलियर था खिलाफत मूवमेंट का। ये जो तीनों है ना, ये तीनों फेलियर्स हैं खिलाफत मूवमेंट के, हिजरत मूवमेंट, मोपला अपराइजिंग, व्हाट वाज द चौरा चौरी इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारे के सारे खिलाफत मूवमेंट के फेलियर्स हैं, ठीक है। So the Mopla uprising took place in August 1921 in Malabar, Kerala. It was a rebellion by the Muslims against oppressive economic conditions imposed by Hindu landlords. ठीक है, मुसलमानों ने स्टार्ट किया था हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये अपराइजिंग भी वायलेंट हो गई थी, जिसकी वजह से 1000 ऑफ पीपल ने अपनी जान खो दी थी। द ब्रिटिश इंटरवीन फोर्सफुली लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ अराउंड 4000 मोपलास। तो ब्रिटिश ने भी इन पर अटैक किया और 4000 मोपलास को और मार दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ना ख़राब हो गई थी। हिजरत मूवमेंट भी एक फेलियर है खिलाफत मूवमेंट का, जिसमें एक बंदे थे जिनका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जिन्होंने हिजरत मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें इंडिया को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था दारुल हर्ब, एनिमी लैंड बाय सम मुस्लिम लीडर्स। तो इन्होंने 80,000, इनके कहने पे 80,000 मुसलमान जो है ना अपना घर, प्रॉपर्टी, सब चीज़ें बेच के, प्रॉपर्टीज़ बेच के अफ़गानिस्तान माइग्रेट कर गए थे 1920 में, जबकि इनको आधे से ज़्यादा लोगों को अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर से वापसी भेज दिया था और आने नहीं दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स होमलेस हो गए थे और डिवेस्टेटेड हो गए थे। सातियागाड़ा क्या था बेटा? सातियागाड़ा बेसिकली एक टर्म था हिंदी में जिसकी मीनिंग होती है होल्डिंग ऑन टू द ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स, ठीक है। वॉज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी। इट एम टू अपोज ब्रिटिश रूल। तो इनका बेसिक मकसद ये था कि सच्चाई का साथ देना और ब्रिटिश रूल को अपोज करना थ्रू मेथड सच एज सिट-इन्स, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स। इन सब से ये ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश को अपोजिशन दिखा रहे थे। While intending to be non-violent, sometimes protest turned into violent due to clashes, ठीक है। गांधी का बेसिकली मोटिव तो यही था कि जितने भी प्रोटेस्ट हैं नॉन वायलेंट हो, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाते थे, वायलेंट हो जाते थे। जनरल डायर साहब कौन थे? ये ब्रिटिश कमांडर थे।
और ये जाने जाते हैं अपने जालियांवाला बाग के इंसिडेंट की वजह से, जब ये इन्होंने फुल भरम में आके जालियांवाला बाग पे अमृतसर मैसेकर में अटैक किया था लोगों पे, जहाँ पे 20,000 लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें 400 लोगों की डेथ हो गई थी और 1200 लोग क्या हो गए थे, इंजर हो गए थे। डायर को पनिशमेंट नहीं दी गई थी, बस सस्पेंड कर दिया गया था। ये अमृतसर मैसेकर वही है। रोल एक्ट पास किया था 1919 में, जब मोंटेक चैम्प्स रिफॉर्म जो है ना फेल हो गए थे, इंडियंस ने अपोज किया था। सो ब्रिटिश ने बोला अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, और इंडियंस को जो है ना जहाँ पे भी हम बोलेंगे वहाँ पे रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से बेटा अमृतसर मैसेकर हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट किया इंडियंस ने ड्यू टू रोल एक्ट। लखनऊ पैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जब ये दोनों पार्टीज़ एक साथ आ गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इन्होंने कुछ जॉइंट डिमांड्स रखी थी, जिसमें क्या क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी, 1/3 सीट्स थी मुस्लिम्स के लिए, और ये मुस्लिम हिंदू यूनिटी का पीक था। इसके बाद कभी इतनी यूनिटी हुई नहीं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स क्या थे 1909 के, ये लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले ने इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिश में 1909 में। इन्होंने जो है ना सीट्स बढ़ा दी थी, इंपीरियल काउंसिल में, सेकेंड्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 60-60 सीटें बढ़ा दी थी, और इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, और इंडियंस अब एडवाइस कर सकते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या था, बेसिकली लॉलीपॉप था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स इंडियन से एडवाइस तो लेते थे, लेकिन रियल पावर इंडियंस के पास नहीं थी। करते वही थे जो अपना दिल करता था। सिमला डेपुटेशन क्या थी बेसिकली बेटा, जो सिमला डेपुटेशन वाज लेड बाय सराह खान, 35 बंदों का ग्रुप लेके इंडिया के नए वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए गए थे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो उस वक्त शिमला में वेकेशंस कर रहे थे। तो इन्होंने क्या डिमांड की उससे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, 1/3 सीट्स चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटर में। लॉर्ड मिंटो ने इस चीज़ पे एग्री कर लिया था, और इसकी वजह से मुस्लिम लीग का फाउंडेशन बना था। सवादेशी मूवमेंट आपको पता है कि जब ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था, तो हिंदूज़ ने जो है ना एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, जिसे हम सवादेशी मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियंस ने ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था और सबके सबको जला दिया था। ब्रिटिश की सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, तो ब्रिटिश ने इस डिसीजन को क्या कर दिया था 1911 में, किंग जॉर्ज ने ताज दरबार के अंदर इस डिसीजन को क्या कर दिया था बेटा, रिवर्स कर दिया था, ठीक है। सेक्शन 2 का भी आपका अच्छा खासा यहाँ से रिवीजन हो गया बेटा। अब आपके पास सेक्शन 1 आ रहा है। सो सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने करके आने बेटा। सो तेज़ तेज़ चलेंगे। अब हम जिजिया टैक्स बेसिकली क्या था बेटा, जिजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि मुग़ल रूल में जो है ना नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। पहले जो मुग़ल एम्पर अकबर थे उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब ने दोबारा से इम्पोज कर दिया था, ठीक है। और इस टैक्स की वजह से जो है ना लोग नॉन मुस्लिम्स ने औरंगज़ेब को सपोर्ट करना छोड़ दिया था। सट्टी एक हिंदू ट्रेडिशन था जिसके अंदर विडोज़ को ज़िंदा जला दिया जाता था हस्बैंड के फ्यूनरल पीरियड पे, ठीक है। लक्ष्मीबाई कौन थी? लक्ष्मीबाई जो है ना रूलर ऑफ झांसी की अडॉप्टेड डॉटर थी। जब ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया था कि अगर आपके पास कोई किसी रूलर के पास मेल हेयर नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसकी सारी ज़मीन जो है ना कब्ज़ा कर लेगी ब्रिटिश। तो जो रूलर ऑफ झांसी था उसके पास भी सारी बेटियां थी। तो हुआ क्या, झांसी वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, तो झांसी जो है ना पूरा का पूरा झांसी का इलाका ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था। लक्ष्मीबाई ने लेकिन एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है। और इंडियन रेबिलियन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। बहुत एफर्ट्स किए इन्होंने, लेकिन फिर भी इनको बैटल ऑफ ग्वेलियर में मार दिया गया था। कानपुर मैसेकर क्या था भाई? कानपुर मैसेकर जो है ना बेसिकली 1857 की वॉर में ही हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जब नाना साहिब एक लीडर को led an uprising against British forces in Kanpur. After a prolonged siege, British forces surrendered to the rebels under Nana Sahib. तो बहुत लड़ाई के बाद नाना साहिब की फोर्सेस के आगे ब्रिटिश ने घुटने टेक दिए थे। However, after an argument was violated, rebel forces opened fire on British civilians, including women and children. ठीक है, लेकिन नाना साहिब की फोर्सेस ने ब्रिटिश के बच्चों पे, औरतों पे फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से 300 लोग जो है ना वो मारे गए थे। ग्रीस कार्ड इंसिडेंट आपको पता है कि ब्रिटिश जो है ना उन्होंने जो कार्टेजेस दी थी वो काऊ और पिग फैट से बनी हुई थी, जो कि मुसलमानों के लिए भी अलाउ नहीं थी और हिंदूज़ के लिए भी। इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप देख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी ये देख लीजिएगा कि पहले ये लोग सूरत में आए थे, फिर इनको ट्रेड की परमिशन मिली थी मुग़ल एम्पर जहांगीर से। उसके बाद इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, मोनोपली बनाई और आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव साहब कौन थे? ये एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत क्रूशल रोल अदा किया ब्रिटिश सुप्रीमेसी ज़माने में इंडिया में।
इन्होंने पहले जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद जो है ना गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे ये। फिर इनके ऊपर चार्जेस ऑफ करप्शन लगे थे, ठीक है। और 1773 में जब इनकी हेल्थ जो है ना थोड़ी सी गिर गई थी और पॉलिटिकल प्रेशर था, तो इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपसे 7 नंबर में पूछता है कि वाई वॉज रॉबर्ट क्लाइव चोजन एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आप बताओगे कि एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑफिसर था, बैटल ऑफ प्लासी जितवाई थी, ठीक है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सुपीरियर था, बैटल ऑफ बक्सर जितवाई थी, ये सब लिख सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। मीर कासिम साहब कौन थे ये भी देख लीजिएगा कि इन्होंने अपने अब्बू मीर जाफ़र को सक्सीड किया था एज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। इनिशियली सपोर्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ही लेटर ग्रीव डिसइल्यूजन विद देयर इन्फ्लुएंस एंड सॉट टू कर्टेल देयर पावर। पहले मीर कासिम साहब जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से मीर कासिम साहब को पता लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना सही नहीं है, तो ये इनके अगेंस्ट हो गए थे। 1764 में नवाब अवोध के साथ इन्होंने लाई कर लिया था, ठीक है। एंड द मुगल एम्पायर टू कन्फ्रंट रॉबर्ट क्लाइव, और मुगल एम्पायर के साथ मिल गए थे ताकि रॉबर्ट क्लाइव को हरा दिया जा सके, लेकिन मीर कासिम फिर भी हार गए थे, ठीक है। और ब्रिटिश का और कंट्रोल बढ़ गया था बंगाल के ऊपर। टीपू सुल्तान साहब सन ऑफ हैदर अली थे, ठीक है। इन्होंने नवाब ऑफ मैसूर रूल किया 1782 से लेके अंटिल इस डेथ 1799। इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश की एक्सपेंशन साउथ इंडिया में बहुत हद तक रोकी, ब्रिटिश के साथ जंगें लड़ी, 4th एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है, जिसमें ये डिफीट हो गए थे और किल्ड हो गए थे बाय द फोर्सेस लेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1799, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली बेटा गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1798 से लेकर ऑनवर्ड्स। इन्होंने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंस लगाई थी, जिसमें इन्होंने लोकल रूलर्स और प्रिंसेस को बोला था कि ब्रिटिश के साथ मिल जाओ तो ब्रिटिश आपको जो है ना पूरी की पूरी प्रोटेक्शन देगा। 1799 में इनकी कमांड के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस ने टीपू सुल्तान को किल किया इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। और पूरा का पूरा मैसूर के ऊपर इन्होंने कंट्रोल ले लिया था। पिट्स इंडिया एक्ट बेटा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने साइन किया था 1784 पे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चेंज किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि गवर्नर जनरल जो है एक रॉयल अपॉइंटमेंट होगी। द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डुअल कंट्रोल डिवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द कंपनीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, हर प्रोविंस का गवर्नर होगा और आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा जो कि इंडियन आर्मी को संभाल रहा होगा। ज़मींदार्स कौन थे बेटा? ज़मींदार्स वर लैंडलॉर्ड्स एंड टैक्स कलेक्टर्स इन इंडिया होल्डिंग कंसिडरेबल वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। दे वर एम्पावर्ड ड्यूरिंग द मुगल एरा टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो मुगल एरा के दौर में इनको अपॉइंट किया गया था ताकि लोगों से टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन जब औरंगज़ेब का रूल ख़त्म हो गया था तो ज़मींदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव बन गए थे, ठीक है। इन्होंने लोगों पे नाजायज़ टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे, जैसे कि टैक्सेस ऑन बियर्ड्स, जिसकी वजह से मुसलमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ठगीज़ कौन थे? ठगीज़ एक ऑर्गेनाइज ग्रुप्स थे, आर्म रॉबर्स होते थे ये इंडिया में, और ये क्या बोलते थे कि हम डकैती इसलिए करते हैं क्योंकि हम काली माता को सर्व करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रैवलर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ये उनको मर्डर कर देते थे और उसके बाद जो है ना इन्हें एक कपड़े से पेड़ के ऊपर टांग देते थे, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पूरे इंडिया में बहुत खौफ व हिरास फैल गया था अंटिल ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ लॉज पास किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया इनको ख़त्म करने के लिए और इनका इन्फ्लुएंस 1830 तक रिड्यूस हो गया था। जिहाद मूवमेंट बेटा बेसिकली सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने स्टार्ट की थी, आपको पता है अगेंस्ट किसके खिलाफ स्टार्ट की थी? पंजाबी रूलर था, पंजाब का रूलर था जिसका नाम क्या था बेटा? रंजीत सिंह उस रूलर का नाम था, ठीक है। तो रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ इन्होंने स्टार्ट की थी क्योंकि रंजीत सिंह ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लगा दी थी जिसके ऊपर वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा था। टीटू मीर साहब कौन थे? टीटू मीर साहब एक बंगाली फ्रीडम फाइटर थे जो कि ज़मींदार्स की टायरनी के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, ठीक है। लीडिंग अ मूवमेंट ऑफ लोकल पीजेंट मुस्लिम, टीटू मीर स्टैब्लिश द अथॉरिटी नियर कैलकाता एंड कमांडेड एन आर्मी एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15,000 स्ट्रॉन्ग। तो ये जो ज़मींदार के खिलाफ इन्होंने 15,000 की आर्मी जमा की थी, ठीक है। और ये जो है ना ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज भी थे। टीटू मीर को जो है ना एक बैटल में किल कर दिया गया था, लेकिन इनकी लेगेसी जो है ना आज भी याद रखी जाती है। फ़राइज़ी मूवमेंट बेसिकली हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि मैं इस्लाम को रिवाइव और प्योरीफाई करूँगा और मुसलमानों को बताया था कि आपके फ़राइज़ क्या हैं, हज, रोज़ा, ज़कात वगैरह आपके फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है।
और आप पे अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ है कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको बता चुका हूँ। शाह वलीउल्लाह कौन थे, इनकी बायोग्राफी आपने देखनी है, ठीक है। प्रोमिनेंट रिलीजियस रिफॉर्मर थे 18th सेंचुरी के। डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर के बाद इन्होंने इस्लाम को रिवाइव किया, कुरान को पर्शियन में किया, बुक्स लिखी थी हुज्जतुल बालिगा, इज़ालतुल अख़फ़ा, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह कौन थे, इन्होंने फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी 19th सेंचुरी में, फ़राइज़ी मूवमेंट के ये फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने हिंदू कस्टम्स को अपोज़ किया था जो कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में आ रहे थे। नाना साहब मैंने आपको बता दिया कौन थे। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउस ऑफ वॉर इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, मतलब जहाँ पे जंगें हो रही हों, नॉन मुस्लिम्स वाला एरिया हो, जहाँ पे मुसलमान अपना फेथ फ्रीली प्रैक्टिस ना कर पा रहे हों, ठीक है। तो मुसलमानों को इनक्रेज किया जाता है कि दारुल इस्लाम पे माइग्रेट कर जाए। दारुल इस्लाम का मतलब ये होता है कि लैंड वेयर इस्लाम इज़ प्रैक्टिस फ्री, ठीक है। रंजीत सिंह मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अजान पे बैन लगा दिया था पंजाब पे। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने इनके ख़िलाफ़ जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी। स्लॉटर ऑफ काउस मना कर दिया था, B.Ed पर टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान का आपको बता चुका हूँ 4 नंबर का सवाल। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी ताकि ब्रिटिश और मुसलमानों के जो रिलेशन हैं वो अच्छे हो पाए, क्योंकि जो ब्रिटिश हैं वो मुसलमानों को गिल्टी का कहते थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अपराइजिंग का, ठीक है। दारुल हर्ब हो गया, रंजीत सिंह हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी हिंदू कंट्रोवर्सी हो गया, ठीक है, कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ओवर वेदर हिंदू और उर्दू शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदूज एडवोकेटेड फॉर हिंदू वेल सर सैयद अहमद ख़ान डिफेंडेड उर्दू। तो हिंदी जो हिंदूज थे वो चाहते थे कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जबकि सर सैयद अहमद ख़ान ये चाहते थे कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी 2 नेशन थ्योरी दी थी, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान बना था, ये बेस रखी थी इन्होंने। एट द एंड हिंदी जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग साइड उर्दू, पहली अभी भी उर्दू थी। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें इन्होंने बताया था कि 1857 की वॉर में सिर्फ मुसलमानों का कसूर नहीं था, हिंदूज़ का भी था। और पैम्फलेट ने हाईलाइट किया था कि मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लॉयल है। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे बेटा, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1782 से। ये एक ब्रिटिश के स्टेट्समैन थे, उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स लगाए इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकनॉमी के लिए, जुडिशरी के लिए, ठीक है। हेस्टिंग्स ने बहुत सारी वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है, ताकि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को क्या किया जा सके, शेप किया जा सके। बैटल ऑफ बालाकोट में क्या हुआ था भाई, द बैटल ऑफ बालाकोट अकर्ड इन 1831 वेयर सैयद अहमद शहीद बरेलवी अ प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर वाज किल्ड अलॉन्ग विद हिज कमांडर शाह इस्माइल, ठीक है। तो इन पे एक सरप्राइज़ अटैक हुआ था बैटल ऑफ बालाकोट पे रंजीत सिंह की फोर्सेस की तरफ से। रंजीत सिंह की फोर्सेस ने माउंटेन्स के अंदर से इनको अटैक किया था सरप्राइज, जिसकी वजह से ये शहीद हो गए थे। अच्छा भाई, ये लैंग्वेजेस हैं, मनसबदारी सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम देख लें। इंट्रोड्यूस बाय मुगल एम्पर अकबर इन 1571, द मनसबदारी सिस्टम वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री हायरार्की। अंडर दिस सिस्टम ऑफिशियल्स एंड आर्मी ऑफिशियल्स वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर मनसब, मनसब कहते हैं रैंक को। ईच मनसबदार वाज अपॉइंटेड टू ओवरसी अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो समझो ये गवर्नर्स रखे हुए थे हर एरिया को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये लोग क्या थे बेटा, ये लोग थे करप्ट। ये लोग जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे खुद ही खा लेते थे, ठीक है। नादिर शाह साहब कौन थे, आपको पता है कि ये जो है ना इन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया था, एक पर्शियन लीडर थे, और ये वहाँ से पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर का डायमंड भी चुरा के ले गए थे, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या थी, ये 1761 में हुई थी नियर द सिटी ऑफ पानीपत। इट वॉज फॉट बिटवीन द मराठास लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड द फोर्सेज ऑफ अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली। तो ये अफगान फोर्सेज जो है ना सपोर्टेड बाय रोहिला अफगान फ्राम द दोआब रीजन एंड शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध। सो मराठास डिस्पाइट देयर ब्रेवरी बिल्कुल हार गए थे, अफगानियों ने इनको बहुत शदीद तरीके से डिफीट दे दिया था। अच्छा, उसके अलावा मंगल पांडे साहब कौन थे, मंगल पांडे साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर्स थे। ये फेमस हो गए थे क्योंकि इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी जब इन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि मैं ये काऊ और पिग से बनी हुई जो कार्टेजेस हैं वो यूज़ नहीं करूँगा। पांडे ने अटैक किया था और ब्रिटिश ऑफिसर को भी मार दिया था प्रोटेस्ट में। फिर पांडे को बाद में पकड़ लिया गया था और ब्रिटिश ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया था। प्रोक्लेमिनेशन एक्ट क्या था बेटा, Proclamation Act of 1858 was a significant announcement made by the British after the Indian Rebellion 1857. It ended the rule of East India Company in India and Queen Victoria became the Empress of India, ठीक है। सो ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी ख़त्म हो गया था और क्वीन विक्टोरिया क्या बन गई थी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी।
जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडिया की वो अब कौन ओवरसी कर रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वाइसरॉय। इन दोनों के पास पावर होती थी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं इंडिया की वो सारी की सारी ये लुक आफ्टर करें। हु वर असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडियंस एनी मोर। ब्रिटिश ने बोल दिया था कि अब हम आपके रिलीजियस चीज़ों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इंडियंस को ये एश्योर भी किया कि आपको पोजीशंस और जॉब्स दी जाएंगी गवर्नमेंट में। वर्नैकुलर एक्ट क्या था? वर्नैकुलर एक्ट पास हुआ था 1878 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड लिटन इन इंडिया। इट एम टू कंट्रोल द इंडियन प्रेस, ठीक है। इंडियन प्रेस को, न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए एक्ट पास किया गया था। दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पावर्स टू सेंसर न्यूज़पेपर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया था कि इंडियन न्यूज़पेपर सेंसर किए बगैर कुछ पब्लिश नहीं कर सकते और ब्रिटिश के अगेंस्ट भी कुछ चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते। आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि सेल ऑफ फायर आर्म, एमिनेशन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इन इंडिया, इसके लिए जो है ना आपको जो है ना ब्रिटिश की परमिशन चाहिए। इंडियंस खुद से कोई भी असला मैन्युफैक्चर रख या फिर बेच नहीं सकते लाइसेंस के बगैर, ठीक है। सैयद अहमद शीर बरेलवी आपको बता सकूँ। यार मोहम्मद ख़ान बेवफा आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो यार मोहम्मद ख़ान एक पठान चीफ थे जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया था ड्यूरिंग सैयद अहमद शीर बरेलवी जिहाद मूवमेंट। ये मुजाहिदीन फोर्स का मतलब सैयद अहमद शीर बरेलवी की फ़ोर्स का पार्ट थे, लेकिन इनको ब्राइब किया गया था सिख्स ने ताकि ये मुस्लिम्स को धोखा दे। सो यार मोहम्मद ने जो है ना पॉइजन करने की कोशिश की सैयद अहमद शीर बरेलवी को थ्रू इस सर्वेंट, और फिर वहाँ से भाग गए थे, ठीक है। इनकी एक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और केओस हो गई थी अमंग द मुस्लिम। तो यार मोहम्मद को इवेंचुअली किल कर दिया गया था बैटल अगेंस्ट द मुजाहिदीन में, लेकिन इनके भाई जो थे सुल्तान मोहम्मद ख़ान वो मुस्लिम आर्मी के लिए फिर भी थ्रेट थे। डाडू मियाँ कौन थे भाई? डाडू मियाँ साहब जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे, ठीक है। डाडू मियाँ कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। अ प्रोमिनेंट फिगर इन द फराइजी मूवमेंट। आफ्टर हिज फादर्स डेथ दादू मियाँ कंटिन्यूड हिज लेगेसी, ठीक है। तो अब्बू ने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो बाद में डाडू मियाँ ने वो लेगेसी कंटिन्यू रखी। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द सोशो इकनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल। मुसलमानों की जो सोशल और इकनॉमिक कंडीशन है ईस्ट बंगाल में उसे इम्प्रूव करने के लिए ये इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई अगेंस्ट द हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड बाय हिंदू एंड ब्रिटिश ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स, ठीक है। तो जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ज़मींदार्स थे वो मुसलमानों पर ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे थे, तो उनके ख़िलाफ़ इन्होंने जो है ना मूवमेंट स्टार्ट की थी। डाडू मियाँस एफर्ट्स वर एम टू यूनिफाइंग मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है ना, ब्रिटिश का जो पूरा का पूरा रूल था उसके अगेंस्ट जो है ना इन्होंने आवाज़ उठाई ताकि मुसलमानों को बचाया जा सके। However, his activism led to his imprisonment by the British. ब्रिटिश ने इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए थे डाडू मियाँ कि इनको उठा के जेल में डाल दिया था, और इनकी डेथ हो गई थी 1860 में, और फराइजी मूवमेंट वहाँ से ख़त्म हो गई थी। अच्छा भाई, पंजाबी की डेवलपमेंट है ये आपको बताया हुआ है। तो पंजाबी की डेवलपमेंट में फोक टेल्स, हीर रांझा, लैला मजनू, और राइटर्स जो थे अहमद राही, मुनीर नियाज़ी, पंजाबी लिटरेचर में बहुत काम किया है इन्होंने। पश्तो के ऊपर मैंने आपको बताया पश्तो की एकेडमी बनाई गई थी, पश्तो पे गाने लिखे जाते थे, ड्रामास, फोक टेल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। पेशावर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, पश्तो का लैंग्वेज कोर्स जो है ना पढ़ाए जाते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे। उर्दू किस तरह प्रमोट हुई थी भाई? कायद-ए-आज़म ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया था, रेडियो पे आती थी, टीवी पे आती थी, ठीक है, प्रमोटिंग, और उर्दू को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है। थ्रू द अंजुमान तरक्की उर्दू स्टैब्लिशिंग उर्दू साइंस कॉलेज, जो कि आज भी है उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी गुलशन में, आपने देखी होगी, ठीक है। उर्दू की डिक्शनरी बनाई गई जिसको हम लुगत कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 1 भी बेटा कंप्लीट होता है। अब अगर आपने ये पूरी 1 घंटे की वीडियो देख ली तो आपका पूरा सिलेबस दोबारा से आपके दिमाग में रिवाइज़ हो जाएगा। इसमें कोई एक चीज़ नहीं है जो मिस की हो, सारी की सारी चीज़ें मेजॉरिटी आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी। तो इससे आपके कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। वही हो जाएगा कि आपका एक तो 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। आपने अगर एक दफ़ा इसको सुन लिया ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा, हाँ भाई डाडू मियाँ कौन था, वो याद आ रहा है, सर हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा था, ठीक है, इस तरह से। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन इसके आपके याद हो जाएंगे। नंबर 2 आपका सिलेबस जितना भी है ना वो इससे रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस वीडियो से आपका सिलेबस रिवाइज़ करवा दिया, ठीक है। सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। और नंबर 3 फॉर द 14 मार्कर क्वेश्चंस, 14 मार्कर्स का एक सिंपल सा पैटर्न है वो आपने याद रखना है। सेक्शन 3 के जितने भी 14 मार्कर्स हैं उनके लिए आपने रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं सबके, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 के 4 मार्कर्स 2A से मुताफिमू में, तो 2A वाले
मैं सेक्शन 2 के 4 मार्कर्स हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है, 14 मार्कर्स। तो सेक्शन 2 के जो 14 मार्कर्स हैं उनका मैंने आपको PDF भी भेजा हुआ है, ठीक है, PDF भी भेजा हुआ है। वो PDF से आप देख लेंगे, यहाँ से एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लेंगे। सारे जितने भी टॉपिक्स थे, कैबिनेट मिशन, 3 जून वगैरह, सब हमने रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है, पैटर्न के ऊपर चलना है। 4 नंबर का सवाल है, 4 फैक्ट्स लिखेंगे। 7 नंबर का सवाल है, स्टार्ट लेंगे एक लाइन से, ठीक है, और 3 रीजंस लिखेंगे, फर्स्टली, सेकेंडली और लास्टली करते हुए। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पैरा बनाने ही बनाने हैं और 7वें में कंक्लूजन लिखना है। अगर कोई बेवकूफ़ तुम्हें बोल रहा है कि 5 पैरा बनाओ, 6ठे में कंक्लूजन, तो उसकी बातों में मत आना। उसके बाद 3 नंबर का सवाल है, वो आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन टाइप होता है, वो ऊपर से देख के आप 3 पॉइंट बताएंगे। 5 नंबर है, सरफेस फीचर बताओगे जो तुम्हें दिख रहा है 2, और कंटेक्चुअल नॉलेज बताओगे कि तुम्हें इसकी स्टोरी क्या लग रही है, क्या चीज़ है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर में 5 पैरा बनाना और 6ठे पे कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला निगहबान हो। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया बेटा। अब आप लोगों का काम है इन सब चीज़ों को रिटेन करना, इन सब चीज़ों को याद करना। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, और कोई ऐसा सच मसला नहीं है। इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। एंड दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर फॉर द फाइनल टाइम साइनिंग ऑफ। सो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू यू ऑल। बाय बाय।